हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल कुमार सिंह। बायोलॉजी चैप्टर में हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे फूड के बारे में, फूड रिसोर्सेज में और फूड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, अब देखो कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, उन्हें फूड चाहिए चाहिए, सबको फूड चाहिए। और फूड इस अर्थ पर सब लिमिटेड रिसोर्स पर है। तो अगर हम एक ही फूड पर सब लोग, जैसे सपोज दैट अगर सब लोग आ जाएं गेहूं पर, व्हीट पर, सिर्फ रोटी ही खाएंगे, तो अब क्या होगा? अगर रोटी ही एक ऑप्शन हुआ खाने का, तब तो सबको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें क्या है, हम लोग अलग अलग वैरायटी के फूड रखते हैं, जो ऑप्शंस रखते हैं, सब में जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इजीली। तो यहाँ पर फूड को हम लोग चाहिए और हर फूड को अलग अलग हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से फूड हैं। अब जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देख लीजिए। सीरियल्स हैं, सीरियल्स में क्या क्या आता है आप सबको मालूम है। राइस है, व्हीट है, मेज है, मिलेट्स है, sorghum है, मतलब ढेर सारे जो है ये कार्बोहाइड्रेट हमको देता है सीरियल्स। ये सब आते हैं, मेज है, मक्का वगैरह है, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं और सीरियल्स में आते हैं। दूसरा पल्सेज है, पल्सेज में क्या आते हैं? लेंटिल्स है, ग्राम है, पीस है, बीन्स है, ये सब हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं सब वो हमें प्रोटीन्स देते हैं, हमें पल्सेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट प्लांट आता है हम लोगों का ऑयल सीड्स है, सीसेम है, मस्टर्ड है, लाइन सीड है, ग्राउंड नट है, सनफ्लावर है, ये हमें प्रोवाइड करेगा, ऑयल और फैट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड प्रोवाइड अस विटामिन्स एंड मिनरल्स। स्पाइस है, ब्लैक पेपर है, कार्डमम, फेनल, सिनेमन, क्लव्स एक्सेट्रा, ये सब आएंगे। और एनिमल्स के लिए फॉडर क्राफ्ट है, फूड फॉर लाइव स्टॉक, ओट है, सुडान ग्रास है, सॉर्गम है एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं। एनिमल्स के लिए फॉडर के फॉर्म में यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस, टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। हम सब जानते हैं किसी भी प्लांट को हम अलग अलग सीजन में कहते हैं कि ये सीजनल है, इस सीजन का नहीं है। तो मतलब क्या है कि हर प्लांट को चाहिए क्या? एक टेम्परेचर चाहिए, एक जो है उनको लाइट कितना इंटेंसिटी मिलनी चाहिए, यानी अलग अलग टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी के लिए अलग अलग प्लांटेशन हमारे ग्रो होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, सबके सीजन अलग अलग होते हैं, विंटर का अलग है और समर का अलग है, ठीक है। तो इन सब के अलग अलग टेम्परेचर भी मिलते हैं और अलग अलग यहाँ पर इनका लाइट इंटेंसिटी मिलती है। तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कौन सा समर वाले हैं या कौन सा विंटर वाले हैं, आप देखते हैं। देखिए ये आपके सीरियल्स दिए गए हैं, ये फ्रूट्स दिए गए हैं, इधर आपका स्पाइसेस है। नेक्स्ट क्रॉप सीजन, डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट कंडीशंस, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड फॉर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। फोटो पीरियड का मतलब होता है कि हर प्लांट को अपने फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, एक लाइट चाहिए, जितना वो लाइट मिलेगा तभी जाकर के प्लांट जो है वो ग्रो करेंगे और उसमें फ्लावर, फ्रूटिंग और सीड का फॉर्मेशन होगा। तो इस पे बेसिस पर हम लोग ने डिवाइड किया है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप में देख लो, दीज क्रॉप आर ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। पैडी आ जाएगा, उसमें सोयाबीन है, ब्लैक ग्राम, मूंग, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सब खरीफ क्रॉप में आ जाते हैं, ठीक है। गर्मी का सीजन होता है, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। रबी क्रॉप, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये विंटर सीजन के लिए होता है, ठीक है। नवंबर टू अप्रैल होता है, यानी नवंबर में सोइंग करते हैं और अप्रैल तक इसको जो है आप कट कर देते हैं, राइपनिंग में पहुंच जाता है। इसमें व्हीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है, लाइन सीड है, बार्ली है, ये सब आ जाते हैं। इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप को हम कैसे इंप्रूव करें जैसे सबको क्रॉप हो जाए, पूरे पॉपुलेशन को हमें क्रॉप यानी फूड मिल सके। उसके लिए करना क्या होगा? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अगर हम एक ही टाइप के सीड को लगातार सोइंग करते रहेंगे, बोएंगे, तो उसमें जो है आगे चल करके प्रोडक्शन पावर घट जाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, हमें कैसे बढ़ाना है अपने प्रोडक्शंस को, हमें सीड को कैसे इंप्रूव करना है। एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, हमें क्रॉप को बचाना भी है इंसेक्ट से, पेस्ट से, ठीक है। तो
यहाँ पर हम लोग क्रॉप वैरायटी की बात कर लेते हैं पहले, कि क्रॉप को कैसे हम लोग अच्छे क्रॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जो ट्रेडिशनल क्रॉप होता है और एक हाइब्रिड करा करके जो क्रॉप बनाए जाते हैं। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूव कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग गुड वैरायटीज ऑफ क्रॉप। दिस कैन बी डन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब यहाँ अलग अलग आप स्पीसीज के प्लांट को मिला करके आप एक कोई नया स्पीसीज तैयार कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन आप कही है, इसमें दिया है इंटर वैराइटल्स हैं बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज, अलग अलग वैरायटीज को, या इंटर स्पेसिफिक, अलग यहाँ पर बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ले सकते हैं, या पर इंटर जेनेरिक, यानी हम जेनरा अलग अलग जेनरा लेकर भी हम नए प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। या आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी बना रहे हैं, जीएमसी या जीएमओ भी बोला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या क्रॉप कह लीजिए। इसमें जीन में चेंजेस करके बनाए जाते हैं। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट्स डन फॉर द फॉलोइंग रीजन है, हायर यील्ड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सबको मिल सके, फूड सबको मिल सके, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉप फॉर बायोटिक फैक्टर, इंसेक्ट, डिजीज, पेस्ट। हम ऐसा क्रॉप डेवलप करें जो डिजीज से रेजिस्ट हो, पेस्ट रेजिस्ट हो, एंड एबायोटिक फैक्टर हीट है, कोल्ड है, सैलिनिटी है, फ्रॉस्ट है, पानी नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई, या बहुत टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, तो ऐसे प्लांट को हम लोग बनाएं जो हाई टेम्परेचर पे भी ग्रो कर जाए, ठीक है ना, एक पानी देने पर भी वो क्रॉप ग्रो कर जाए। इस तरह से क्रॉप का वैरायटी हम चेंज कर सकते हैं। टू रिड्यूस द ड्यूरेशन बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सो दैट फार्मर कैन ग्रो मल्टीपल क्रॉप इन ईयर। जैसे होता है कि भाई एक साल में एक फसल उगाएंगे, तो हो सकता है कि उस फसल को हम 2 बार उगाएं, 3 बार उगाएं। तो इस तरह के क्रॉप को हमें बनाना है, इंप्रूवमेंट करना है। Wider adaptivity to grow crop in different climate conditions, desirable agronomic character, tallness and more branches of fodder crop, dwarfness for cereal crop, या बेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट, प्रिजर्विंग क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑयल क्वालिटी ऑफ ऑयल सीड्स। हम अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को डेवलप करा सकते हैं। और यहाँ पर जो क्रॉप प्रोडक्शंस मैनेजमेंट करना है, उसमें ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देखना है कि हमें भरपूर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स ये सब मिल सके। और दूसरा है कि अगर इरिगेशन कैसे हमको देना है, अपने फसल को उगाना है, तो फिर क्रॉप पैटर्न क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि हम nutrient management means controlling the selection time and amount of nutrient supply to the crop. Plant get nutrient from air, water and soil. There are 16 nutrients required for by the plants. भाई देखो, soil में भी nutrients पाए जाते हैं और वो nutrients plant को मिलता है जिससे plant grow करते हैं। अगर ये 16 nutrients अगर नहीं require होंगे तो plant का production हमारा घट जाएगा। एयर सप्लाई मतलब ऑक्सीजन मिलना चाहिए उसे, जैसे रूट वगैरह में है तो ऑक्सीजन वहाँ मिलना चाहिए, जैसे वाटर सप्लाई होना चाहिए, सॉइल सप्लाई, जैसे सॉइल तो रहे ही, बिना सॉइल के न्यूट्रिएंट्स मिलना नहीं है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से जो ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं वो दे दिया गया है। दीज न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बिल्कुल कम स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए वो है आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब सॉइल में मिलते हैं, ठीक है ना। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स रहते हैं सॉइल में। मैन्योर, अगर बार बार हम अपने सॉइल से ये सब यूज कर रहे हैं तो कभी कभी कुछ ना कुछ कमी आ जाती है माइक्रो और मैक्रो में। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैन्योर का यूज करते हैं। Prepared by the decomposition of plant and animal waste. It contain organic matter and nutrients. It help to increase soil fertility. कंपोस्ट बनाते हैं, हम सब जानते हैं, गड्ढा बना करके अपने घरों के जो वेस्ट होता है सब गड्ढे में डालते रहते हैं, वेस्ट मटेरियल एनिमल का डालते रहते हैं, साल 2 साल 3 साल में डिकम्पोज हो जाते हैं और वो फिर उसको खेतों में डाला जाता है। वो ऑर्गेनिक है जो मैटर होता है। कंपोस्टिंग डन यूजिंग वॉर्म्स, अर्थवॉर्म इज अ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। अगर खेतों में अर्थवॉर्म रहता है तो वो भी हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। फिर हम लोग ग्रीन मैन्योर को भी यूज कर सकते हैं। बिफोर सोइंग सीड्स सम ग्रीन प्लांट्स लाइक सन हेम्प, गोड एटसेट्रा आर मिक्स्ड इन द सॉइल
plowing these plants turn into green manure, they make the soil rich in nitrogen and phosphorus. ग्रीन मैन्योर अगर आप लोग जानते हो, सन वगैरह, सनई वगैरह, इसको बो दिया जाता है खेतों में, और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको प्लाविंग कर देते हैं और खेतों में पानी भर के उसको सड़ाते हैं। तो इससे क्या होगा कि उस सॉइल की नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसका जो है क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ग्रीन मैन्योर में वो सब आते हैं। नेक्स्ट है हम फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर देखिए, ये जैसे ये आपका है वर्मी फॉर्म वाले जो दिखाया गया डायग्राम में, यानी आपका अर्थवॉर्म जो है मिट्टी को जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ये बायो फर्टिलाइजर हो गया हमारा। हाँ, ये आर्टिफिशियल डाला जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए डाई है, यूरिया है, ये होता है केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं। और यहाँ पर ये कंपोस्ट है, ठीक है, जो हम लोग वेजिटेबल वेस्ट होता है, पील होता है, उन सबको कन्वर्ट कर देते हैं कंपोस्ट कई सालों बाद, 2 साल 3 साल बाद, तो इसका यूज करते हैं खेतों में। मैन्योर फर्टिलाइजर, देखिए मैन्योर इट इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। और फर्टिलाइजर क्या, इट मैन मेड सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक नेचर, ठीक है, इट इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, इट इज एब्जॉर्ब रेडिली बाय द प्लांट्स, इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट इज नॉट बल्कि शो कन्वीनिएंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, दे आर कॉस्टली। अगर मैन्योर की बात करें कि कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, it are absorbed slowly by the plant, it is not nutrient specific, it is bulky, show inconvenient to store, transport and handle, they are cheap and affordable। तो ये बेटर माना जाता है, मैन्योर जो होता है ये बेटर माना जाता है प्लांट के लिए। तो इस तरह से अगर हम लोग इंप्रूवमेंट, ये तो रहा सीरियल की बात हो गई। थोड़ा सा और हम यहाँ देखेंगे, सीरियल के बाद होता है कि अगर हम प्लांट को छोड़ दिया जाए तो फूड में हम लोग एनिमल का सेंस है कि अगर एनिमल हस्बेंड्री जैसे है, आप देखें एनिमल हस्बेंड्री का भी यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री में आपको थोड़ा सा बता दें, जैसे मिल्क है, तो मिल्क हमें कहाँ से मिलेगा, काउ से मिलेगा, बफेलो से मिलेगा। तो इनकी भी वैरायटी अगर हम लोग अच्छी रखें, अच्छे इसमें ब्रीड रखें, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मिल्क मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि अपने बफेलो और काउ की वैरायटी को यहाँ पर चेंज करने हैं, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके। इसके अलावा मीट आप देख लीजिए, मीट भी यूज करते हैं लोग। तो मीट के लिए क्या है, यहाँ पर अलग अलग है। जैसे आप देखो आजकल एक चलता है पिगरी, पिगरी मतलब यहाँ पिग का रियरिंग की जाती है, तो पिग के मीट का यूज होता है। फिर एक होता है पोल्ट्री फार्म, आप यहाँ पोल्ट्री फार्म रख लीजिए। पोल्ट्री फार्म में आपका एग सप्लाई होता है, ये भी आपके फूड में हेल्प करेगा। फिशरीज है, फिशरीज आप रख लें, अलग अलग वैरायटीज के फिश में, इसका भी आप रियरिंग कर सकते हैं अलग अलग वैरायटीज के, जिससे कि इसके मीट की सप्लाई कर सकें। यानी फूड एनहांसमेंट में ये सब भी आ जाते हैं। पोल्ट्री, मीट है, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है। तो ये सब कैटल फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब भी है, हम लोग यूज करके फूड इनहेंसमेंट में हेल्प कर सकते हैं। और आप जानते हो पोल्ट्री फार्म में एग आते हैं, साथ साथ इसमें हेन है, ठीक ना, या फिर इनके भी मीट वगैरह जो होते हैं इनकी सप्लाई होती है। बॉयलर वगैरह जो वैरायटीज आते हैं इसमें, ठीक है, एसएल वैरायटी आती है, कई ढेर सारे वैरायटी आते हैं। फिश में भी आप देख लीजिए वैरायटीज ढेर सारे आते हैं, सिल्वर कार्प है, कटला आता है, इसमें ग्रास कार्प है, मिर्गल है, कॉमन कार्प है, ढेर सारे इसमें भी आ जाते हैं। और एक होता है मैरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर दोनों में भी रियरिंग कर सकते हैं, प्राण का, जिसको झींगा मछली कहते हैं, इनका भी सप्लाई होती रहती है। तो मतलब मैरीन फिशरीज भी है और फ्रेश वाटर भी फिशरीज है, इनका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा बी कीपिंग भी कर सकते हैं हम लोग, बी कीपिंग, इसको एपी कल्चर कहते हैं, एपी कल्चर। इसमें रियरिंग ऑफ हनी बी, तो हनी बी को रियरिंग करते हैं, इसमें हनी ऑब्टेन करते हैं। तो हनी जो है ये फूड में भी आता है, मेडिसिन में भी यूज होते हैं, कॉस्मेटिक में भी यूज होते हैं, काफी यूज है इसका हनी का। तो ये सब जो है
फूड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। पॉपुलेशन जैसे बढ़ता जा रहा है, हम लोगों का जो सोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रही है। तो हमें क्या करना होगा, अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म इसे यूज करना पड़ेगा और नए नए वैरायटीज यूज करने पड़ेंगे, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होता रहे। नहीं तो हमारे यहाँ लैंड कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्शन क्या होगा, घट जाएगा, तो लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाएगा। थैंक यू।